सीरिया में तख्तापलट के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात तेजी से बदल रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने बशर अल असद की सरकार का तख्तापलट कर दिया है। सीरिया में असद के तख्तापलट से जहां इजराइल खुश दिख रहा है, तो ईरान ने इस बीच सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के अन्य देशों ने भी सीरिया में शांति बहाली की बात कही। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि सीरिया की जनता खुद इसको लेकर फैसला ले। सीरिया के लोगों ने भी असद के तख्तापलट के बाद सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। अमेरिका ने सीरिया के पूर्वी हिस्से में अपनी सेना को चुस्त रहने और जरूरत पड़ने पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में आईएस और अलकायदा सीरिया में चल रही अस्थिरता का लाभ उठाकर फिर से सिर उठा सके। इस बीच इजराइल का सीरिया पर हमला नहीं रुक रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने राजधानी दमिश्क में एक हथियार डिपो पर हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही इजराइल ने गोलान हाइट इलाके में सीरिया से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल ने बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इजराइल ने कहा है कि सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर अलकायदा और आईएस का कब्जा है। बावजूद इसके बशर सरकार का पतन ऐतिहासिक है। सीरिया की सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ आने के बाद आखिर इजराइल खुश क्यों है और आखिर इजराइल के सीरिया से कैसे संबंध है, आइए जानते हैं। इजराइल की बात करें तो वो ये बात जानता है कि सीरिया में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर विद्रोही गुट आपस में लड़ते रहेंगे। पड़ोसी देश होने की वजह से गृह युद्ध में फंसे सीरिया की किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति का सीधा असर इजराइल पर पड़ रहा है और आगे भी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल ये भी मानता है कि जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह की कमर उसने हाल के दिनों में तोड़ी है, उसका फायदा लंबे समय तक उसे मिलने वाला है, क्योंकि इन विद्रोही गुटों के अनेक कमांडर्स इजरायली सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। असद के तख्तापलट से इजराइल इसलिए भी खुश है क्योंकि असद को ईरान का समर्थन था। ऐसे में जंग के बीच सीरिया में ईरान ने एक सहयोगी राष्ट्राध्यक्ष खो दिया है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बीते समय से विद्रोहियों के खिलाफ सीरिया का साथ दे रहा था, लेकिन अब असद के जाने के बाद ईरान को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ईरान सीरिया की धरती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं कर पाएगा। सीरिया के विद्रोही गुटों ने इजराइल की सीरिया के खिलाफ नीति देखी है। ऐसे में वो इजराइल से नहीं भिड़ेगा। उन्हें पता है कि इजराइल से भिड़ने की उन्हें सजा मिल सकती है। इजराइल और सीरिया के संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे हैं। इजराइल के गठन के बाद से अब तक सीरिया अरब देशों के गठबंधन के साथ रहा। वो हर युद्ध में शामिल हुआ। उसने हमेशा से इजराइल का विरोध किया। ईरान समर्थित होने की वजह से सीरिया के इजराइल से कभी रिश्ते सामान्य नहीं रहे। ऐसे में सीरिया में असद के जाने से इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उधर अमेरिका ने मध्य सीरिया के इस्लामिक स्टेट वाले ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि सीरिया में विद्रोह का फायदा इस्लामिक स्टेट या कोई भी आतंकी संगठन उठा सके। यही इजराइल की भी सोच है। कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि सीरिया में आतंकी गुटों को सिर उठाने का मौका न मिले। ऐसे में इजराइल ने भी सीरिया में अपने हमले जारी रखे हुए हैं। कई कारण हैं। 2011 से वहां पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहां पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहां पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया।
सवाल है कि क्या एक तानाशाह के जाने के बाद दूसरा तानाशाह सीरिया की धरती पर काबिज होने जा रहा है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई खतरा बन सकता है, और वहां पे तेल की सप्लाई है, वहां पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका, हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूं कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात समझे, वो लोग अच्छा समझते हैं। इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन, सरकार आते सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है। तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही, यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया, इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अलकायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था। ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर, इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या हब ऑफ टेररिज्म। जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया, जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देख रहे के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है। लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा। क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्पैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया।